स्वागत है बच्चे आप लोगों का 31 नंबर सेट में। चलिए देखते हैं 31 नंबर सेट में क्या क्या प्रश्न है। यहाँ देखिए औसत वेग का सूत्र क्या होता है। तो औसत वेग का सूत्र आपको पता है कुल दूरी बटे कुल समय होता है। कुल दूरी बटे कुल समय होता है, ध्यान में रखिएगा। और या यहाँ देखिए कुल दूरी बटे क्या होगा, कुल समय, या भी एवरेज बराबर होता है u प्लस वी बाई टू, यू प्लस वी बाई टू। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको ये ध्यान में रखना है कि औसत वेग, वेग है क्या, व्हाट इज वेलोसिटी, वेग किसको कहते हैं। तो बच्चे वेग जो होता है वो विस्थापन में परिवर्तन की दर होती है, यानी विस्थापन एवं समय के अनुपात को हम वेग कहते हैं। यानी ds बाय dt को हम क्या कहेंगे, तो वेग कहेंगे। एकदम ध्यान में रखिएगा। वेग का मात्रक, मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक इसका मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। बीमा की बात करेंगे तो इसका बीमा LT-1 होता है। और अगर हम बात कर लें किस पर बच्चे, तो वेग मुख्य रूप से, वेग का मात्रक मैंने बता दिया, बीमा बता दिया, यह सदिश राशि है। और वेग मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। सदिश राशि वेग मुख्य रूप से कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के होंगे वेग, ध्यान में रखिएगा बच्चे। एक तो वेग जैसा कि यहाँ पर बताया गया औसत वेग, तो औसत वेग भी एवरेज बराबर होता है u प्लस वी बाई टू। मान लीजिए कि एक वस्तु आधी दूरी, ठीक है, आधी दूरी यानी d बाई टू जो है वह u वेग से दूसरी आधी दूरी आपको v वेग से गति करे, तो v एवरेज बराबर क्या निकालेंगे बच्चे, 2uv बटा क्या, u प्लस v निकालेंगे। मान लीजिए कि एक वस्तु जो है 1/3 दूरी, कितनी दूरी, 1/3 दूरी आपको v1 वेग से, दूसरा 1/3 दूरी v2 वेग से, और तीसरा 1/3 दूरी अगर v3 वेग से गमन करे, तब क्या हो जाएगा, तो v एवरेज बराबर हो जाता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, 3v1 v2 v3 बटे v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1 हो जाएगा। तो ये याद रखना चाहिए आपको, बार बार आपको इससे प्रश्न पूछेगा। तीसरी बात क्या मैं बताना चाह रहा हूं बच्चे, एक समान वेग का ग्राफ बोलेगा तो ये सरल रेखा होगा। कैसा होगा, सरल रेखा होगा, ध्यान में रखिएगा, सरल रेखा होगा। और असमान वेग का ग्राफ बोलेगा तो ये वक्र रेखा हो जाएगा। अब देखिए आपको पता होनी चाहिए कि, ठीक है, ये देखिए एक समान वेग हो गया और ये क्या हो गया कि असमान वेग का ग्राफ आपको एक वक्र रेखा होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, वक्र रेखा होगा। लेकिन वेग समय ग्राफ किसका मान देगा, तो वेग समय ग्राफ की ढाल जो है वो त्वरण का मान देता है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, तभी जाकर के प्रश्न आपको हल होगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं बेटा, यहाँ देखिए क्या है, तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। वेग बराबर क्या हुआ, ds बाई dt, मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, बीमा LT-1 सदिश राशि है। तो ये सब मैंने आपको बताया, आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं बच्चे, अगर प्रकाश की किरणें, ये देखिए ये आपका दर्पण है, कौन सा दर्पण भाई, तो अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है। अब देखिए इस दर्पण पर आपको पता है अवतल दर्पण हो गया, और ये अवतल दर्पण है, और यहाँ से चली प्रकाश की किरण, ये देखिए ये परावर्तित होगा, ये मिल गया, ठीक है। और ये देखिए ये चला प्रकाश की किरण, परावर्तित हो गया, ये मिल गया। तो जिस बिंदु पर फोकसित होता है उसे हम क्या कहते हैं, फोकसित कहते हैं। यानी आपको प्रधान अक्ष के समानांतर चलती हुई प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर परावर्तन के बाद या अपवर्तन के बाद मिलती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा 2-3 बातें मेरी, क्या, तो बच्चे ये देखिए सबसे पहले अवतल दर्पण हो गया, ये हो गया आपको अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। अब देखिए ये क्या हो गया, तो बच्चे ये उत्तल दर्पण हो गया, ये क्या हो गया, तो आपको समतल दर्पण हो गया, और ये क्या हो गया, तो उत्तल लेंस हो गया, और ये क्या हो गया, तो अवतल लेंस हो गया। एकदम ध्यान में रखिएगा, उत्तल लेंस और ये हो गया अवतल लेंस, ध्यान में रखिएगा बच्चे, अवतल लेंस हो गया। आपको याद रखना है जो जो मैं बातें बताऊंगा अभी, अवतल लेंस हो गया, यानी कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर, ठीक है, समतल दर्पण, और ये आपको उत्तल दर्पण हो गया। अब एक तरफ से ध्यान में रखिए, अब बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो ऑलवेज आपकी फोकस दूरी नेगेटिव होगी, ठीक है। आपको बच्चे इसमें आभासी भी प्रतिबिंब बनेगा और वास्तविक भी बनेगा, आभासी भी बनेगा और क्या बनेगा, वास्तविक भी बनेगा। यहाँ देखिए इसकी फोकस दूरी ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और यहाँ वास्तविक भी प्रतिबिंब बनेगा, आभासी भी, वास्तविक भी और आभासी भी प्रतिबिंब का निर्माण होगा। अब देखिए उत्तल दर्पण, ये हमेशा इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होता है,
और इसके द्वारा आपको कैसा प्रतिबिंब बनेगा बच्चे, तो इसके द्वारा हमेशा आपको ध्यान में रखना है, इसके द्वारा जब भी प्रतिबिंब का निर्माण होगा वो आभासी ही होगा। और ये देखिए प्लेन मिरर है, इसकी फोकस दूरी अनंत होती है और बच्चे ध्यान में रखना है इसके द्वारा भी आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। कैसा बनेगा प्रतिबिंब, तो आभासी बनेगा हमेशा और वस्तु के बराबर आकार का बनेगा। अब देखिए अवतल लेंस के द्वारा, इसके द्वारा भी हमेशा आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो मैंने क्या कहा आपको कि अवतल दर्पण और उत्तल लेंस के द्वारा वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि समतल दर्पण, उसके बाद उत्तल दर्पण और ठीक है अवतल लेंस द्वारा केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होगा। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनेगा वह वस्तु के बराबर आकार का बनेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा बच्चे। एपर्चर क्या होता है, तो किसी भी दर्पण या लेंस के परावर्तक सतह या अपवर्तक सतह की संपूर्ण लंबाई को हम क्या कहते हैं, एपर्चर कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा पोल क्या होता है, तो दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहेंगे, पोल कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। तो ये सब ध्यान में आपको रखनी चाहिए, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर। चलिए, स्वैच्छिक मांसपेशियां डैश में विद्यमान होती हैं। स्वैच्छिक बोल रहा है, ठीक है, स्वैच्छिक मतलब अपने आप, स्वतः, ऑटोनोमस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, ऑटोनोमस की बात हो रही है बच्चे। जिगर आपके नियंत्रण में नहीं है। जिगर मतलब क्या हुआ, लीवर हो गया या यकृत हो गया। अभी हम बताते हैं, यकृत बहुत इंपॉर्टेंट अंग है आपको, सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि बोलते हैं इसको बच्चे, सबसे बड़ी ग्रंथि। और यहीं से आपको बहुत सारा चीज निकलता है। यूरिया का संश्लेषण होगा, यूरिया का संश्लेषण होगा, एकदम ध्यान में रखिएगा, यूरिया का क्या होगा, संश्लेषण होगा। यहीं से पित्तरस भी बाहर निकलता है। यहीं से क्या निकलेगा, तो बच्चे पित्तरस बाहर निकलता है, पित्तरस निकलेगा, यानी बाइल जूस यहीं से बाहर आता है। हृदय जो है इसमें अनैच्छिक पेशियां होती है और पता होगा आपको कि कार्डियक मूवमेंट करता है, कार्डियक मूवमेंट करता है। हृदय अपनी गति करेगा, जिसके कारण हृदय जो है, ठीक है, हृदय जो है वो ब्लड को, रक्त को पंपिंग करने का काम करता है। फेफड़ा जो है बच्चे, ये देखिए इसको लंग्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लंग्स कहते हैं। और लंग्स जो है एकदम याद रखना, लंग्स जो है ये क्या करेगा फेफड़ा, तो रक्त में ऑक्सीजन को मिश्रित करने का काम करता है, रक्त में ऑक्सीजन मिश्रित करता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, रक्त में ऑक्सीजन मिश्रित करता है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या करेगा, तो बच्चे रक्त में हेमोग्लोबिन जो है उसमें ऑक्सीजन को मिश्रित कर देगा और ऑक्सी हेमोग्लोबिन और रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा उसको भी बाहर निकालने का काम करता है। तो अनैच्छिक मांसपेशियां आपके नियंत्रण में नहीं है बच्चे, लेकिन हाथ आपके नियंत्रण में है। हाथ में स्वैच्छिक मांसपेशियां पाई जाती हैं बच्चे, स्वैच्छिक मांसपेशियां पाई जाती है, एकदम ध्यान में रखिएगा। आपका जो हाथ होता है, एकदम ये भी ध्यान में रखिएगा, आपका जो हाथ होता है ये याद रखनी चाहिए आपको, बार बार यहाँ पर प्रश्न आपको पूछेगा क्या होता बच्चे, तो हाथ में ठीक है, हाथ में आपको बहुत सारी पेशियां पाई जाती हैं जो हाथ को सुदृढ़ करने का काम करता है, ध्यान में रखना बच्चे। अब देखिए कार्य के आधार पर पेशियों को दो भाग में बांटा जाता है, एक हो गया आपको ऐच्छिक, जैसे जिह्वा, कंठ आदि, ठीक है, ऐच्छिक, और अनैच्छिक पेशियां रुधिर वाहिका, त्वचा की दीवारों में पाई जाने वाली पेशियों को हम अनैच्छिक पेशियां कहते हैं। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां देखिए अम्लीय नहीं है, डैश अम्लीय नहीं है बच्चे, ठीक है। यहां देखिए ये फास्फोरस क्लोराइड PCl4, ये SbScl4, ये फास्फोरस, ये सभी क्या होंगे, अम्लीय प्रकृति के हैं, अम्लीय प्रकृति के हैं, ठीक है, प्रकृति के हैं, ठीक है, किस प्रकृति के हैं, अम्लीय प्रकृति के हैं। कैसे पकड़िएगा कि अम्लीय प्रकृति के हैं, तो बच्चे अम्लीय प्रकृति के पकड़ने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि इसमें यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए मेरी बात को बच्चे, इसमें क्या होना चाहिए, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। देखिए फास्फोरस का 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, फास्फोरस का 5 हो गया, ठीक है, और ये देखिए फास्फोरस का कितना हो गया, 5 हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन। और ये देखिए क्लोरीन का कितना हो गया, तो क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है बच्चे, ठीक है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये दे दिया, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री मूवेबल है, फ्री मूवेबल है, तो ये ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रॉन ये त्याग सकता है। चलिए यहां देखिए ये भी उसी तरह से बात हो रही है, यहां भी वही बात हो रही है, लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड इसको बोलते हैं पायरीन, क्या बोलते हैं, पायरीन। देखिए कार्बन में 4 वैलेंसी और यहां भी 4 हो गया बच्चे, 4 ही हो, यानी फुलफिल है कंप्लीटली, दान करने की क्षमता इसमें नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, तो दान करने की क्षमता इसमें भी क्या है, तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फास्फोरस का 5 होता है बच्चे। तो ये मेरी बात आपको ध्यान में रखना है
कि आपको क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी, इसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी हमेशा होगा बच्चे। यानी आपको पता होनी चाहिए कि ये 3 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बच गया, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, उसी तरह से यहाँ भी आपको 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो इस तरह से ये आपको ध्यान में रखना है, बार बार इस तरह की बातें आएंगी। इसीलिए कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ये क्या होगा, तो ये अम्लीय प्रकृति का नहीं होगा। यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन फुलफिल है बच्चे पूर्णतः, लेकिन सब में क्या है कि आपको इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वहां पर है। यहाँ देखिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, और यहाँ देखिए यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। फ्री है, मतलब आपको अधिक इलेक्ट्रॉन वहां पर है, इसलिए कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है यह अम्लीय नहीं है बच्चे। और यह है क्या, तो ये पायरीन है। ये क्या है, पायरीन है। और ये क्या करता है, सभी प्रकार के आगों को बुझाता है, सभी प्रकार के आगों को बुझाने में इसका काम होता है, सभी प्रकार के आगों को बुझाता है। कौन बच्चे, तो आगों को बुझाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये सभी प्रकार के आगों को बुझाता है। कौन, तो आपको पायरीन, पायरीन कार्बन टेट्राक्लोराइड कहा जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। चलिए आगे देखते हैं, ये देखिए क्या है हमारा, ठीक है। डैश में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। पहले ये देख लीजिए इलेक्ट्रॉन बंधुता होता क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो बच्चे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एफिनिटी क्या है, तो उसको क्लियर कीजिए आप लोग कंसेप्ट को। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, क्या होगा, मान लीजिए कि ये तत्व का परमाणु है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हमने जोड़ा, तो ये क्या करेगा, ये ऋणात्मक आयन का निर्माण करेगा। कौन सा आयन बनाएगा, ऋणात्मक आयन बनाएगा, कुछ ना कुछ ऊर्जा बाहर निकलेगा। इसी ऊर्जा की मात्रा को हम क्या कहते हैं, तो विद्युत बंधुत्व, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं बच्चे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन बंधुता है क्या, इलेक्ट्रॉन बंधुता, तो किसी तत्व के परमाणु में जब, ध्यान दीजिए बच्चे, परमाणु में जब 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है, जब 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो वह कुछ ऊर्जा बाहर निकालता है, कुछ ऊर्जा की मात्रा बाहर निकालता है, ऊर्जा की मात्रा बाहर निकालता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, आपको इलेक्ट्रॉन बंधुता निकालता है, उसे आपको याद रखना, उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। यहां पर सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होगा, तो क्लोरीन का। बच्चे याद रखना है, आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे तो सर्वाधिक किसका, तो सर्वाधिक होगा, आपको ध्यान में रखना है, क्लोरीन का, ठीक है। न्यूनतम किसका होगा, न्यूनतम आपको होगा, न्यूनतम होगा किसका, तो न्यूनतम होगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये होगा या तो फ्रांसीसियम का या मरकरी का। बच्चे किसका होगा, तो मरकरी का होगा, ध्यान में रखिएगा, मरकरी का सबसे कम होगा, न्यूनतम होगा। अब देखिए सबसे अधिक क्या होगा, क्लोरीन का, उसके बाद क्या होगा, तो बच्चे ब्रोमीन का, उसके बाद क्लोरीन के बाद फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन के बाद किसका, फ्लोरीन का। उसके बाद क्या होगा, क्लोरीन के बाद मैंने क्या कहा, फ्लोरीन का होगा। उसके बाद मैंने क्या कहा बच्चे, तो क्लोरीन के बाद फ्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आपको आयोडीन होगा, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे तत्व होते जाएंगे। अब देखिए ये बातें याद रखिए आप लोग, बार बार आपको क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका, तो क्लोरीन का। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका, क्लोरीन का। क्लियर कीजिए बच्चे, यहां पर किसी तत्व के परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है, तो वह कुछ ऊर्जा की मात्रा बाहर निकालता है। ये देखिए ऊर्जा की मात्रा बाहर निकाला, इसी ऊर्जा की मात्रा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। क्लियर किया मैंने क्या कंसेप्ट, कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका होगा, तो क्लोरीन का होगा। और आपको मैंने ये भी क्लियर किया कि अगर बात करें न्यूनतम में, तो सबसे कम होगा मरकरी का। ध्यान में रखिएगा बेटा। अब देखिए आपको मैंने ये भी बताया है कि आवर्त में बाएं से दाएं अगर जाएंगे, पीरियड बोलते हैं आवर्त को, बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो विद्युत बंधुत्व का मान, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान क्या होता है, बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान क्या होता है, तो बढ़ता है। और वर्ग में ठीक है, आपको बाएं से दाएं, वर्ग मतलब ग्रुप हो गया बच्चे, या समूह हो गया, समूह में हम कहा जाएंगे, तो अप टू डाउन जाएंगे, तो क्या होगा, तो अप टू डाउन जाएंगे तो विद्युत बंधुत्व का मान घटेगा। तो ये बातें याद रखिए, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा इस पर, इसीलिए मैंने इतनी विस्तार से आपको बताई है बातें। चलिए आगे देखते हैं। यहां देखिए डैश में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है। कार्बोनिल ग्रुप किसको कहते हैं, पहले ये जान लीजिए। कार्बोनिल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O को हमने कह दिया कार्बोनिल ग्रुप बच्चे, कार्बोनिल
कार्बोनिल ग्रुप कहा। एकदम याद रखना बेटा, किसको? सर ने कहा कार्बोनिल ग्रुप। तो सर ने कहा कि अगर किसी में C डबल बॉन्ड O है, ये देखिए इस तरह का संरचना है, तो उसे हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। एकदम ध्यान में रखिए। अब देखिए अब क्या बात हुई बच्चे, एकदम ध्यान में रखिए। थोड़ी सी बातें हम लोग देख रहे हैं, कार्बोनिल ग्रुप किसमें नहीं है, याद रखिए बच्चे। अब देखिए किसमें नहीं है, तो सबसे पहले एल्डिहाइड आते हैं। एल्डिहाइड आपको पता है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप होता है C, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और क्या हुआ? H हुआ। यहां देखिए C डबल बॉन्ड O H हो गया बच्चे, CHO बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए। तो हम आते हैं फिर इसका आईयूपीए नाम भी देख लेते हैं, IUPAC नेम देखते हैं क्या होगा इसका। तो इसके एल्केन, एल्केन में ई को हटा देते हैं और यहां पर अल जोड़ देते हैं। ध्यान दीजिए बेटा, एल्केनल हो गया। ये देखिए अल जोड़ दिया मैंने, लास्ट में क्या जोड़ दिया? अल को जोड़ दिया है, एल्केनल। एल्केनल जैसे मिथेनल, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड को क्या बोलेंगे? मिथेनल, फिर इथेनल, इथेनल, मिथेनल, ये सब ध्यान में रखिए। अब देख बेटा यहां दूसरा आते हैं, क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। एकदम ध्यान में रखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा? तो भाई साहब ये होगा C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और यहां OH हो गया। अब ये देखिए आ गया। अब इसको क्या बोलेंगे? तो बच्चे एल्केन, एल्केन में ई को हटा करके ओइक एसिड जोड़ देंगे, ओइक एसिड जोड़ देंगे। एकदम याद रखिएगा। अब देखिए अब कीटोन पर आते हैं, कीटोन पर आते हैं। कीटोन, तो कीटोन क्या होगा? तो कीटोन होगा क्या? तो बच्चे यहां देखिए C डबल बॉन्ड O, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, याद रखना बच्चे, C डबल बॉन्ड O, कीटोन हो गया, ठीक है। इसका क्या नाम होगा? तो इसका नाम होगा, आईयूपीए का नाम होगा एल्केनून। यहां देखिए नून हो जाएगा, NONE, नून हो जाएगा, यानी एल्केन में वन अंत में जोड़ दिया हमने। अब एक तरफ से देख लीजिए, एल्डिहाइड में हमने एल्केनल जोड़ा है, ठीक है, और आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड जोड़ा है, और ठीक है यहां पर वन जोड़ दिया है, ठीक है। अब देखिए अब एक और लेते हैं, इथेनॉल। इथेनॉल लीजिए बच्चे, इथेनॉल जनरली ये अल्कोहल ग्रुप है, तो अल्कोहल ग्रुप होगा तो अंत में लगेगा OH, क्या लगेगा? OH। और इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम होगा आपको क्या होगा? एल्केनॉल, एल्केनॉल। ध्यान दीजिए अब क्या क्या मैं बात कर रहा हूं, जरा उस पर रिपीट कर रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं बच्चे। जब भी एल्डिहाइड की बात करेंगे तो उसमें कार्बोनिल ग्रुप है। कौन है कार्बोनिल ग्रुप? तो C डबल बॉन्ड O को मैंने कह दिया पहले ही, कार्बोनिल ग्रुप। चलिए अब देखिए क्या हुआ। अब हम बात कर रहे हैं दूसरा, कार्बोक्सिलिक एसिड में देखिए C डबल बॉन्ड है या नहीं है? है बच्चे, ठीक है। कीटोन में देखिए C डबल बॉन्ड है या नहीं है? है, तो कार्बोनिल ग्रुप इसमें भी होगा। और ठीक है सबका मैंने आईयूपीए का नाम भी आपको बता दिया, एल्डिहाइड का एल्केनल, कार्बोक्सिलिक एसिड का एल्केनोइक एसिड, कीटोन का ठीक है वन जोड़ दिया मैंने, और अल्कोहल का एल्केनॉल जोड़ दिया, ऑल जोड़ेंगे यहां पर। तो बताइए आप खुद ही बताइए, क्या जी C डबल बॉन्ड O ग्रुप है? अल्कोहल में नहीं है, अतः इसमें कार्बोनिल ग्रुप नहीं है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन ध्यान में रखना पड़ेगा, एल्डिहाइड का आईयूपीए नाम एल्केनल, कार्बोक्सिलिक एसिड का एल्केनोइक एसिड, कीटोन का एल्केनोन और अल्कोहल का एल्केनॉल। ध्यान में रखिएगा बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। करा उत्परिवर्तन, ठीक है, आनुवांशिक नहीं होता, उत्परिवर्तन आनुवांशिक नहीं होता है। अच्छा क्वेश्चन है। अब पहले तो ये जान लीजिए कि उत्परिवर्तन है क्या, व्हाट इज म्यूटेशन। तो एक वैज्ञानिक थे, नाम था उनका ह्यूगो डिवरीज, याद रखना बेटा, ह्यूगो डिवरीज, ह्यूगो डिवरीज, ध्यान में रखिएगा, ह्यूगो डिवरीज। इसने क्या कहा? इसने कहा कि देखिए ठीक है, जिन, जिन, जिन है ना, जिन। अब देखिए जिन क्या होता है, व्हाट इज जिन। तो बच्चे जिन जो है यह कोडोन है, किसका? तो एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन का कोडोन है, या कह सकते हैं डीएनए का कूट जो है उसे हम जीन कहते हैं। एकदम ध्यान में रखिएगा बच्चे बेटा, डीएनए का कूट जो है, ठीक है, आपको कूट जो होगा, यानी एक कोड हम बनाते हैं डीएनए का, उसी कोड को हम जीन कहते हैं। एकदम ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले क्या बात मैं बता रहा हूं कि उत्परिवर्तन के बारे में सबसे पहला कंसेप्ट दिया किसने? तो ह्यूगो डिवरीज ने। अभी मैंने उत्परिवर्तन नहीं बताया है। अब देखिए उत्परिवर्तन है क्या, व्हाट इज म्यूटेशन। तो जिन का क्या होगा? चेंजिंग होगा, जिन में परिवर्तन। यहां देखिए बच्चे उत्परिवर्तन क्या है? तो जिन में परिवर्तन।
जिन में किसी तरह से यह परिवर्तन अगर हो जाए तो उत्परिवर्तन उत्पन्न होता है। यानी इफ देयर इज द चेंज इन द कोडोन ऑफ डीएनए देन दिस फेनोमेनन इज नोन एज म्यूटेशन। एकदम ध्यान में रखिएगा कि जीन में परिवर्तन हो गया बच्चे, यानी ये जो कोड है ATGC, इस कोड में किसी न किसी तरह से परिवर्तन आ गया, तो इस परिवर्तन को ही क्या कहेंगे, तो कहेंगे उत्परिवर्तन। अब क्वेश्चन में देखिए, प्रतिलिपिकरण यानी डीएनए का क्या होना कि आपको प्रतिलिपिकरण हो गया। लिपिकरण मतलब जीन, एक और जीन का निर्माण कर लिया, यानी ये कॉपिंग बोलिए, कॉपिंग बोलिए। तो बच्चे ये संभव है, आपको उत्परिवर्तन में ये हो सकता है। प्रविष्टि, मान लीजिए कि आप देखते होंगे कि डाउन सिंड्रोम हो गया किसी को क्लिनफिल्टर सिंड्रोम हो गया, या किसी तरह का सिंड्रोम हो गया, तो एक और ठीक है डीएनए का कोई कोड उसमें प्रविष्ट कर गया, तो उससे भी प्रॉब्लम होगा बच्चे। जैसे अब देखिए विलोपन, बहुत सारे व्यक्तियों में क्या होता है कि डीएनए में ही आपको विलोपित हो जाता है, कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाता है। जैसे क्राई टू चैट सिंड्रोम, क्राई टू चैट सिंड्रोम में क्या होता है कि आपको पांचवा जो क्रोमोसोम है वह थोड़ा सा छोटा हो गया, विलोपित हो गया, तो एक नया गुण डेवलप हो जाएगा। किसमें, तो बच्चों में डेवलप हो जाता है। बच्चे जब रोते हैं तो देखिए किसकी तरह से रोते हैं, तो बच्चे वो रोते हैं आपको ठीक है बिल्ली की तरह रोते हैं, तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। जबकि दैहिक में परिवर्तन नहीं होगा। ये देखिए ये जीन स्तर पर परिवर्तन है, ये मॉर्फोलॉजिकल चेंज नहीं है। तो जब भी उत्परिवर्तन होगा तो वह जीन स्तर पर परिवर्तन होता है। तो शायद क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कह रहा है। 100 वाट के एक इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रयोग प्रतिदिन 8 घंटों के लिए किया जाता है। एक दिन में बल्ब द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली ऊर्जा डैश यूनिट होगी। बच्चे यूनिट विद्युत खपत मैंने कई बार आपको बताया है। जब भी ये रामबाण फॉर्मूला है, कौन सा रामबाण फॉर्मूला यूज करेंगे हम। हर फॉर्मूले को रामबाण नहीं बोलते हैं, लेकिन कुछ फॉर्मूला आपको पूछेगा ही आपके एग्जाम में। क्या है, तो रामबाण फॉर्मूला है कि देखिए यूनिट विद्युत खपत, यूनिट विद्युत खपत क्या होता है, तो यूनिट विद्युत खपत होता है पावर गुना एन गुना टी। टी होना चाहिए आवर में, किसमें, आवर में, बटे 1000। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। अब क्या होगा, तो पावर देखिए कहां पर है, 100 वॉट है, 100 वॉट, ठीक है। एन कितना है, तो भाई जी एक बल्ब दिया हुआ, यहां देखिए ये पावर हो गया और ये एन है, और ये देखिए क्या है 8 घंटा टी भी दिया हुआ है, ठीक है। तो गुना 1 गुना, ठीक है 8 घंटे बटे 1000 निकाल लीजिए ना बेटा, क्या होगा 1 1 1 1 कट गया 0.8 यूनिट हो गया। और आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक यूनिट विद्युत खपत बराबर कितना, तो एक यूनिट विद्युत खपत बराबर होता है कितना होगा भाई साहब, तो ये हो जाएगा आपको 1 किलो वॉट आवर, और ये कितना होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। और इसे ही क्या कहते हैं, तो वॉट कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहा जाता है। तो ये सब याद रखनी चाहिए आप लोगों को। तो 0.8 आंसर हो गया। तो एकदम आसान है, याद रखिए यूनिट विद्युत खपत पावर यानी शक्ति गुना एन, एन मतलब आपको विद्युत उपकरणों की संख्या गुना टी, टी मतलब क्या घंटे में बटे 1000 कर लीजिए, निकल जाएगा फटाफट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कह रहा है भाई। चल बहुत अच्छी बात है। एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। एक लिटमस क्या करता है भाई साहब, एक लिटमस नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, तो उसका पीएच मान होने की संभावना क्या है। तो हम लोग देख लेते हैं लिटमस पेपर पहले। तो लिटमस पेपर बच्चे एकदम याद रखिए, लिटमस पेपर ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यह है क्या, तो यह लाइकेन है, लाइकेन है, लाइकेन है, एकदम ध्यान में रखिएगा। और लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होता है, तो यह रोसेला टिंक्टोरिया नामक लाइकेन से प्राप्त होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा। रोसेला टिंक्टोरिया नामक लाइकेन से प्राप्त होता है, टिंक्टोरिया नामक लाइकेन से प्राप्त होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, लाइकेन से प्राप्त। बहुत अच्छी बात है। और क्या होगा बच्चे, तो और एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि लिटमस पेपर ठीक है आपको प्राकृतिक रूप से बैगनी रंग का होता है। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, प्राकृतिक रूप से कैसा, तो प्राकृतिक रूप से बैगनी रंग का, बैगनी रंग का होगा, बैगनी रंग। और हम लोग जो बनाते हैं वो कौन सा होता है, तो बच्चे दो तरह से हम बनाते हैं। एक बनाते हैं क्या, तो
एक बनाते हैं बना लेंगे किसका, नीला, दूसरा बना लेते हैं लाल बच्चे। ठीक है, दो तरह का लिटमस पेपर होता है। ये देखिए अम्ल है और ठीक है, ध्यान में रखिए आपका क्षारक है और ये दो लिटमस पेपर है बच्चे, दो लिटमस पेपर, एक नीला और दूसरा क्या है, लाल है। ठीक है, और तीसरा बात क्या बता रहे हैं यहाँ पर, एक और ले लीजिए, फिनोप्थेलिन ले लीजिए, फिनोप्थेलिन, ध्यान दीजिए बच्चे, फिनोप्थेलिन, ये भी खूब पूछेगा आपसे। ये हो गया फिनोप्थेलिन, कोई बात नहीं, ले लीजिए। और पीएच भी ले लेते हैं, पीएच भी ले लीजिए। देखिए बेटा क्या होगा, अम्ल जब नीले लिटमस पत्र पर पड़ेगा तो ये क्या कर देगा, उसको लाल कर देगा। याद नहीं रखना है क्योंकि मैं आपको याद होगा, बार बार मैं ट्रिक बताता हूं आपको। अनिल अम्ल क्या किया, नीला को किस में बदल दिया, लाल में। ठीक है, तो एकदम ध्यान में रखिएगा। जबकि लाल लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिनोप्थेलिन को क्या करेगा, रंगहीन कर देगा। एकदम क्लियर रखिएगा कंसेप्ट। क्या कह रहा हूं मैं कि अम्ल जब नीले लिटमस पत्र पर पड़ेगा तो उसको लाल कर देगा, लाल पर पड़ेगा तो उसको रंगहीन, तो लाल पर पड़ेगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन फिनोप्थेलिन पर पड़ेगा तो उसको रंगहीन कर देगा। और इसका पीएच मान लेस देन क्या होता है, 7 होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं क्षारक। क्षारक यदि ठीक है आपको नीले लिटमस पत्र पर पड़ेगा तो कोई प्रभाव नहीं होगा। और मैं इसके लिए भी आपको ट्रिक बताता हूं। देखिए क्षारक का इंग्लिश में होता है बेस। क्या होता है, बेस, तो वो हो गया, तो बेलन, याद रखिए। लाल लिटमस पत्र को किस में बदल देगा, नीला में। तो नीला पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लाल को बदल दिया किसमें, नीला में बदल दिया। और फिनोप्थेलिन को गुलाबी कर देगा, फिनोप्थेलिन को गुलाबी यानी पर्पल कलर। एक्चुअली फिनोप्थेलिन का कलर जो है ना गुलाबी ही होता है। और बेटा पीएच मान इसका क्या होगा, ग्रेटर देन 7 हो जाएगा। तो एकदम क्लियर है। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, मैंने सारी बातें बता दी आपको कि अम्ल जो है नीला को लाल, फिनोप्थेलिन को रंगहीन, इसका पीएच मान 7 से कम। क्षारक जो है नीला पर कोई प्रभाव नहीं, ठीक है, लाल को नीला और फिनोप्थेलिन को गुलाबी, और इसका पीएच मान ग्रेटर देन 7 होता है। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक मिश्रण नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता, नीला को लाल करता बेटा, नीला को लाल, अनिल यानी अम्ल हो गया। क्या हो गया, अम्ल हो गया। उसका पीएच मान मैंने बताया क्या होगा, तो 7 से कम होगा। ये 8 7 से अधिक है, 9 7 से अधिक है, 7 मतलब न्यूट्रल होता है, 7 से कम केवल 1 है, यानी आंसर हो जाएगा क्या, लेस देन 7 यानी 6 हो गया बेटा। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछेगा आपसे क्वेश्चन। चलिए, डैश अर्धचालक है बच्चे। तो मेरे अनुसार मैं दो ही आपको हमेशा बताता रहता हूं कि देखिए अर्धचालक, सभी उपधातु अर्धचालक नहीं होते हैं बच्चे, सभी एकदम याद रखिए कंसेप्ट, सभी उपधातु अर्धचालक नहीं होते हैं। अर्धचालक होने के लिए क्या होना चाहिए कंसेप्ट, अर्धचालक, सभी उपधातु अर्धचालक नहीं होते, एकदम कंसेप्ट याद रखिएगा, नहीं होते हैं। तो कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट है कि देखिए ठीक है, अर्धचालक के लिए कंसेप्ट क्या है, तो अर्धचालक ठीक है, अर्धचालक वही उपधातु होगा, अर्धचालक वही उपधातु होता है, अर्धचालक वही उपधातु होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, उपधातु होता है जिसका एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप, जिसका ठीक है बैंड गैप बोलिए या एनर्जी गैप बोलिए या फॉरबिडन गैप बोलिए, बैंड गैप या एनर्जी गैप इजी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। जब बच्चे नहीं होगा तो कंडक्टर हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो क्या हो जाएगा, तो वह अर्धचालक, वह उपधातु अर्धचालक होगा। और ये केवल 2 ही में होता है, किसमें, तो बच्चे सिलिकॉन और जर्मेनियम में ये होता है। तो अब यहाँ खोजिए, देखिए जर्मेनियम हो गया, यहाँ लेड भी है, तो लेड की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो बच्चे 82 होता है। लेड एकमात्र ठीक है, एकमात्र धातु है, एकमात्र धातु जो उष्मा और विद्युत का कुचालक होगा, धातु जो क्या होगा, जो उष्मा विद्युत का कुचालक होगा, उष्मा विद्युत का कुचालक होता है, ध्यान में रखिएगा, विद्युत का कुचालक होता है, याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुचालक होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए गैलियम, हथेली पर लेने पर पिघल जाने वाला धातु कौन है, तो हथेली पर पिघल जाता है, याद रखिएगा, हथेली पर पिघलने वाला धातु, बार बार क्वेश्चन पूछेगा, हथेली पर पिघलने वाला धातु कौन है, तो पिघलने वाला धातु है गैलियम। और सबसे अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है, कौन करेगा, तो ध्वनि उत्पन्न करता है आपको टीना उत्पन्न करता है, इसकी परमाणु संख्या 50 है, यह 14वें वर्ग का
धातु है बच्चे। सबसे अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाला धातु कौन हो गया? तो बच्चे ये ध्यान में रखिएगा, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करा 4 तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दी गई, कोई बात नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रो नकारात्मक होगा? अब देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, इलेक्ट्रॉन नकारात्मक कौन होगा? तो हम थोड़ा सा ठीक है चलते हैं, इलेक्ट्रॉन नकारात्मकता देखते हैं। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ध्यान में रखिए बच्चे, क्या होता है इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी? तो कुछ तत्वों में, कुछ तत्वों के परमाणुओं में, ध्यान देना है आपको, कुछ तत्वों के परमाणुओं में ठीक है, परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन या एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता होती है, अपनी ओर खींचने की क्षमता होती है, खींचने की क्षमता होती है। इसे क्या कहते हैं? होती है, इसे कहते हैं, इसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। याद रखना बच्चे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं, यानी कुछ तत्वों के परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन या एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो क्षमता होगी उसे विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी? तो सर्वाधिक ठीक है, सर्वाधिक ईएन किसका होगा? तो बच्चे सर्वाधिक ईएन ठीक है, लाइनस पॉलिंग के अनुसार सबसे अधिक होता है किसका? फ्लोरीन का होगा। किसका होगा? फ्लोरीन का। और सबसे कम किसका होगा? तो बच्चे सबसे कम होगा, ध्यान में रखिएगा, सबसे कम किसका होगा? तो सबसे कम होता है सीजियम और फ्रांसीसियम का। सबसे कम ध्यान में रखिएगा, सबसे कम किसका होगा? तो बच्चे ये होगा सीजियम या फ्रांसीसियम का, जनरली फ्रांसीसियम का। याद रखिएगा, अगर एक चुनना होगा तो क्या करेंगे? आपको फ्रांसीसियम चूज कीजिए। अब देखिए, अब एक और कंसेप्ट बता रहे हैं। देखिए आवर्त में, किधर? आवर्त मतलब पीरियड होता है। आवर्त में ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, यहाँ देखिए लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो क्या होगा? तो विद्युत ऋणात्मकता का मान जो है वह ठीक है बढ़ेगा। याद रखना बच्चा, विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होगा? बढ़ेगा। अब हम एडजस्ट कर रहे हैं। एल्युमिनियम ठीक है, इस वर्ग का सब तत्व ले लें, सोडियम 11 ठीक है, मैग्नीशियम 12 ठीक है, एल्युमिनियम 13, ध्यान दीजिए बच्चे, एल्युमिनियम 13। फिर देखिए सिलिकॉन 14 ठीक है, फिर देखिए फास्फोरस 15 ठीक है, सल्फर 16 और ठीक है क्लोरीन 17 और आर्गन क्या हो गया? 18 हो गया। यानी बाएं से दाएं आपको खुद पता कर लेना है कैसे बाएं से दाएं जा रहे हैं। तो अब देखिए ठीक है, आपको क्रम भी हम लगा देते हैं। सबसे पहले क्या होगा? एल्युमिनियम, उससे अधिक होगा किसका? एल्युमिनियम से अधिक होगा किसका? तो बच्चे ठीक है, यहाँ पर है सिलिकॉन नहीं है, फास्फोरस है 15 ठीक है, ये देखिए सल्फर 16 ठीक है, उसके बाद क्लोरीन क्या हो गया? 17। तो अब आप ही बताइए किसकी सबसे अधिक? तो बच्चे क्लोरीन का। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, क्लोरीन का सबसे अधिक होगा ठीक है। और मैं डायरेक्ट भी मार सकता था इसको क्या, कि सबसे अधिक होता है फ्लोरीन का, देन आफ्टर होता है क्लोरीन का, उसके बाद क्लोरीन का। लेकिन मैंने आपको क्लियर करके बताया कि फंसिए नहीं कभी भी ठीक है। मान लीजिए क्लोरीन ना दे करके कोई और देता, तब क्या करते? तो आपके मन में किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं हो, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यदि समान क्षमता के दो आवेशित चार्ज वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है। बच्चे समान क्षमता का बात कर रहा है, क्या कह रहा है? समान क्षमता ठीक है, समान क्षमता के दो वस्तुओं को, समान क्षमता के दो वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है। तार से जोड़ दीजिए, समान क्षमता है। या समान क्षमता कहने का सेंस क्या हो गया? समान क्षमता के कहने का सेंस क्या होगा? कि इसका विभव समान है, इट्स पोटेंशियल भी सेम। समान क्षमता कहने का सेंस क्या हो गया? कि इसका ठीक है, इसका विभवांतर को बोलते हैं बेटा क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या होगा? समान होता है, समान होता है। बच्चे जब भी पोटेंशियल डिफरेंस समान हो, इफ टू बॉडीज हैविंग सेम पोटेंशियल डिफरेंस, देन देयर बी नो फ्लोइंग ऑफ चार्ज इन दैट बॉडी। यानी किसी प्रकार के आवेश का क्या होगा? आपको किसी प्रकार के आवेश का या विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह नहीं होगा। देखिए दोनों का पोटेंशियल अगर V1 बराबर V2 तो ठीक है, आवेश प्रवाहित नहीं होगा। एकदम ध्यान में रखिएगा, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, आवेश का प्रवाह नहीं होगा। एकदम याद रखिए, आवेश ठीक है प्रवाहित नहीं होगा, प्रवाहित नहीं होगा। एकदम ध्यान में रखिएगा बच्चे। तो क्या होगा? आंसर होगा बिजली प्रवाहित
नहीं होगी। देखिए बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब यहां पर एक चीज और आप मेरे से पूछ सकते हैं, सर ये पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो ठीक है, आपको याद रखना चाहिए कि किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हस्तांतरित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही विभवांतर या विभव कहा जाता है। तो एकदम ध्यान में रखना है कि इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है, 1 कूलम ऑफ चार्ज is moving from one point to another point in a conductor body, then this is known as potential difference। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। चलिए, डैश द्वारा निश्चित अनुपात का नियम उद्धृत किया गया था। तो बच्चे सबसे पहले निश्चित अनुपात का नियम दिया किसने और ये है क्या। तो बच्चे सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि निश्चित अनुपात का नियम दिया था आपको प्राउस्ट ने दिया था। किसने दिया था, प्राउस्ट ने। प्राउस्ट ने कहा कि देखिए कार्बन जब ऑक्सीजन यानी 2 कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2 अणु से अभिक्रिया करेगा तो ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो 1 + 2 यानी यहां पर 3 अणु फिक्स होंगे। यानी निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया, तो प्राउस्ट ने दिया। बच्चे यहां पर द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया, तो लेवोजियर ने। याद रखना है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत दिया था, मास कंजर्वेशन थ्योरी दिया था किसने, तो बच्चे लेवोजियर ने दिया था। और लेवोजियर ने बताया कि देखिए अभिक्रिया के पहले अभिकारकों का कुल द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद यानी प्रतिफलों का कुल द्रव्यमान हमेशा नियत होगा। यहां देखिए कार्बन का क्या हुआ 12 ग्राम और ऑक्सीजन का क्या हुआ 32 ग्राम, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना 44 ग्राम होगा। यह किसने दिया था, लेवोजियर ने दिया था। डेमोक्रिटस, यहां देखिए डेमोक्रिटस ने अणु के बारे में बताया था। ध्यान में रखिए, अणु का कंसेप्ट किसने दिया, तो अणु का कंसेप्ट दिया था किसने, डेमोक्रिटस ने। सबसे पहले फ्रेंच, ठीक है, दार्शनिक डेमोक्रिटस ने ही बताया कि देखिए अणु का मतलब क्या होता है, तो अणु का मतलब होता है मास कैरियर, द्रव्यमान को ढोने वाला होता है। ये डेमोक्रिटस ने ही सबसे पहले अणु का कंसेप्ट दिया, जबकि जॉन डाल्टन ने परमाणु संरचना दिया था। सर्वप्रथम परमाणु संरचना किसने दिया, जॉन डाल्टन ने दिया था। तो ये बातें याद रखिए, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होता है। अच्छी बात है बच्चे, किसकी भिन्नता होगी, तो आपको पता है कि सबसे पहले संपीड़न मतलब क्या होता है, कंप्रेशन। क्या होगा, कंप्रेशन। और विरलीकरण मतलब होता है क्या, रेयरफैक्शन। बच्चे आपको मैंने कई बार बताया है कि देखिए जब भी तरंग मूव करेगा, ये देखिए ये माध्यम से तरंग गमन कर रहा है और गमन करेगा तो दाब अगर अधिक हो जाए तो मॉलिक्यूल्स काफी निकट आ जाता है। ये देखिए काफी निकट आ गया मॉलिक्यूल्स, तो इसको बोलते हैं कंप्रेशन। और दाब यदि कम हो तो मॉलिक्यूल्स दूर रहेगा, तो इसको बोलते हैं रेयरफैक्शन। ठीक है, और यह जनरली अनुदैर्ध्य तरंग में होता है। किसमें होता है, अनुदैर्ध्य तरंग में। ध्यान दीजिए बच्चे, अनुदैर्ध्य तरंग, तो अनुदैर्ध्य तरंग में यह होगा। और जहां भी, ठीक है, दबाव का मान, प्रेशर का मान अधिक हो, एनर्जी का मान अधिक हो, डेंसिटी अधिक हो, तो ऐसे स्थान को हम क्या कहते हैं, तो बच्चे संपीड़न कहेंगे। और प्रेशर का मान कम हो, एनर्जी का मान कम हो, डेंसिटी कम हो, तो ऐसे स्थान को हम क्या बोलते हैं, रेयरफैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो रेयरफैक्शन कहते हैं। और आपको पता है अनुदैर्ध्य तरंग तीनों माध्यमों में जा सकता है, ठोस में भी गमन करेगा, ठीक है, सबसे अधिक चाल, द्रव में भी गमन करेगा, उससे कम चाल, गैस में भी गमन करेगा, तो इससे कम चाल होगा। याद रखना है। तो मॉलिक्यूल्स हवा के, मान लीजिए अभी मैं बोल रहा हूं, आप तक मेरी ध्वनि पहुंच रही है, तो मैं बोल रहा हूं यहां से जा रहा होगा ध्वनि, तो ध्वनि एयर मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, काफी निकट ला दिया, काफी दूर गमन कर दिया। यानी हवा के दबाव के कारण ही यह उत्पन्न होता है। किसके दबाव के कारण, हवा के दबाव के कारण। एकदम ध्यान में रखिएगा बेटा, कंप्रेशन में दाब अधिक होगा, एनर्जी अधिक होगा, डेंसिटी अधिक होगा। रेयरफैक्शन में दाब कम होगा, एनर्जी कम होगा और डेंसिटी कम होगा। और अनुदैर्ध्य तरंग इसी के द्वारा गमन करते हैं। बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। यहां देख लीजिए, एक वस्तु 4 सेकंड में 15 मीटर और 3 सेकंड में 16 मीटर गमन करता है, तो औसत गति निकालिए। देखिए औसत गति भी एवरेज निकाल लीजिए ना, क्या दिक्कत है, क्या होगा, तो बच्चे कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। कई बार मैंने बनाया है इस तरह के सवाल को, तो यहाँ देख लीजिए क्या हो जाएगा। कुल दूरी कितना है, 15 + 16, अब बटा क्या हो गया, 4 + 3 या 3 + 4 जो भी है, 16 15 कितना हो गया, 31 हो गया बेटा। और 4 3 कितना हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया कितना, 28, 3 0, ठीक है, यानी 4.43
मीटर पर सेकेंड। देखिए कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है, तो 3 नंबर हो गया ऑप्शन। और यहां बोल रहा है चाल या गति, जो भी बोलिए, औसत गति बोलिए, औसत चाल बोलिए। चाल कौन सी राशि, तो अदिश राशि होगी। चाल क्या होता है, तो कुल दूरी बटा कुल समय होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा समूह अनावृत बीजी उत्पन्न करता है। अच्छी बात है भाई, अनावृत बीजी उत्पन्न करता है, अनावृत बीजी उत्पन्न करता है। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि अनावृत बीजी कौन उत्पन्न करेगा। तो अनावृत बीजी, अनावृत बीज कौन उत्पन्न करेगा। अनावृत बीज मतलब क्या होता है बेटा, देखिए ठीक है, अनावृत मतलब क्या हुआ, यानी बीज बिना आवरण के, बीज बिना आवरण के, बीज बिना आवरण के उत्पन्न करेगा, बीज बिना आवरण के उत्पन्न होगा, आवरण के उत्पन्न होता है, तो इसको बोलते हैं अनावृत बीज। बीज बिना आवरण के उत्पन्न होता है, इसे क्या कहा जाता है, तो बच्चे इसे ही हम कहते हैं, क्या कहेंगे, तो इसे हम कहते हैं नग्न बीजी या जिम्नोस्पर्म। क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। याद रखना है आपको, जिम्नोस्पर्म कहा जाएगा, जिम्नोस्पर्म कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। बीज बिना आवरण के उत्पन्न होगा, इसको क्या बोलेंगे, जिम्नोस्पर्म। और बीज, ठीक है, बीज फल के अंदर, ठीक है, फल के अंदर या फल के अंदर या खोल के साथ उत्पन्न होता है, खोल के साथ उत्पन्न होता है, एकदम ध्यान में रखिए, खोल के साथ उत्पन्न होता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं, याद रखिए, इसको कहते हैं एंजियोस्पर्म। क्या कहेंगे, एंजियोस्पर्म कहा जाता है, एंजियोस्पर्म कहा जाता है। तो ये बातें याद रखिए, एंजियोस्पर्म कहेंगे या, ठीक है, इसको कहते हैं आवृत बीजी। कौन सा, आवृत बीजी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा बेटा, आवृत बीजी कहते हैं। तो ये ध्यान में रखना है आपको। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो आवृत बीजी और अनावृत बीजी, ठीक है। तो आवृत बीजी मतलब क्या हुआ, बीज फल के अंदर, और ये देखिए समूह अनावृत बीज उत्पन्न करे तो अनावृत बीजी हो जाएगा। थैलोफाइटा, आपको पता है, सबसे पहले ब्रायोफाइटा देखिए, इसको क्या बोलते हैं, उभयचर पादप बोलते हैं, उभयचर पादप बोलते हैं। और ठीक है, ये सबसे बड़ा समूह है, पादप समूह है, ठीक है, और ये स्थल पे भी रहेगा और जल पे भी रहेगा। थैलोफाइटा, आपको पता है कि थैलोफाइटा में सवाल जो है, सवाल ग्रुप जो है वो किस में आएगा, तो थैलोफाइटा में आएगा। तो इसमें विकसित जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता, विकसित जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। याद रखना है कि आवृत बीजी उपसमूह के पौधे में बीज फल के अंदर नहीं रहता। जो मैंने बताया उतनी ही बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा एक वस्तु में 20 केजी द्रव्यमान और 10 न्यूटन पर केजी के गुरुत्वाकर्षण के साथ 400 जूल की स्थिति ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो वस्तु की ऊंचाई, ठीक है बच्चे, न्यूटन पर केजी कह रहा है। पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्या कह रहा है आपको। तो ये देखिए, और इतना गुरुत्वाकर्षण के साथ इतना उत्पन्न हो रहा है, तो आपको स्थितिज ऊर्जा निकालना है। तो mgh निकाल लीजिए, mgh पोटेंशियल एनर्जी बराबर, आप भरमाइएगा नहीं, mgh होगा डायरेक्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ g का मान बोल रहा है क्या, तो 10 न्यूटन पर केजी, ठीक है, पर केजी। बच्चे आपको पता है न्यूटन बराबर क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बटे क्या होगा, केजी। केजी को काट दीजिए, क्या हुआ, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो इसको निकाल लीजिए, ठीक है। m का मान कितना है, तो m का मान है 20 गुना g का मान कितना है 10 गुना कितना है, तो बच्चे h निकालना है। तो h का मान ये देखिए, पोटेंशियल एनर्जी का मान कितना है 4400 जूल है। तो ये कट गया, 2 दूनी कितना हो गया 4, 4/2 बराबर क्या हुआ 2 मीटर। कितनी ऊंचाई पर है, तो 2 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो एकदम ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, उसके आधार पर आप काम करिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यदि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 16 है तो मनुष्य की दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होंगे। तो मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 16 है। तो कह रहा है तो मनुष्य की कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होंगे। बच्चे कह रहा है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 16 है। तो जब भी मनुष्य की बात करेंगे तो मनुष्य में गुणसूत्र चाहे कितना भी हो, तो उसके दैहिक कोशिकाओं में, चूंकि मनुष्य है तो हमेशा, ठीक है, आपको कितने होंगे, गुणसूत्र बोल रहा है बच्चे। तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 16 है। तो मनुष्य में दैहिक कोशिकाएं, तो दैहिक गुणसूत्र हमेशा विद्यमान होगा, कितना 46 होगा, या 23 जोड़े होते हैं, या क्या होंगे, तो ये देखिए 22 जोड़ा जो है वो ऑटोसोम्स होता है, और आपको एक जोड़ा जो है या तो XX होगा लिंक क्रोमोसोम, या 22 जोड़ा प्लस क्या हो जाएगा, 22 जोड़ा प्लस
एक्स वाई हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, 22 जोड़ा प्लस एक्स वाई, इसको बोलते हैं क्या, मिल, मिल बोलेंगे, मिल, मिल होगा। और ये 22 जोड़ा प्लस एक्स एक्स क्या होगा, फीमेल होगा। ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा, ठीक है। तो कुल कितने क्रोमोसोम, तो बच्चे कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, तो आपको ध्यान में रखना है ये 46 हो जाएगा। 22 दैहिक होता है और 2 जो होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है। तो ये बातें याद रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मनुष्य के गुर्दे के निस्यंदन की इकाई को हम क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन्स कहेंगे। क्या कहेंगे, नेफ्रॉन्स कहते हैं, नेफ्रॉन्स कहते हैं बच्चे, नेफ्रॉन्स कहेंगे। ये देखिए किडनी की इकाई है, किडनी की इकाई है, किडनी की इकाई क्या हो गया, तो इकाई है। जबकि आपको पता होनी चाहिए कि नेफ्रॉन्स जो है, नेफ्रॉन्स जो है इसके 2 मुख्य भाग होते हैं। एक हो गया क्या, बोमेंस कैप्सूल होगा, बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल। और दूसरा क्या होता है, तो बच्चे ये होता है वह ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस होता है। और ये ग्लोमेरुलस क्या करेगा, तो ये आपको मूत्र को छानता है। बोमेंस कैप्सूल क्या होता है, तो मूत्र के छानने के बाद उसमें जो रक्त कणिकाएं होती हैं उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और ठीक है, यह एक तरह से पूरा जो आपको रक्त को छानने में सहायक होता है। कौन, तो बोमेंस कैप्सूल। तो ये ध्यान में रखिएगा, बार बार इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ देखिए न्यूट्रॉन्स है बच्चे, न्यूट्रॉन्स क्या होता है, तो आपको पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों नाभिक में स्थित होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। न्यूरॉन्स क्या होगा, तो तंत्रिका तंत्र की इकाई है, तंत्रिका तंत्र की इकाई है, तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है। एकदम याद रखना है इसको, बार बार क्वेश्चन आपसे पूछेगा। और यहीं पर आपको पता होगा कि न्यूरॉन्स जो है यहाँ डेंड्राइट्स पाया जाता है, जो जितनी भी सूचनाएं हैं उसकी होती हैं उसको ग्रहण करने का काम करता है। जबकि प्रोटॉन मैंने अभी तुरंत बताया कि यह नाभिक में परमाणु का मूल कण है जो नाभिक में स्थित रहता है और इसी पर परमाणु का संपूर्ण गुण भी निर्भर करता है। नेक्स्ट देखिए, क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होगी। देख बच्चे, कॉपर की परमाणु संख्या 29 होती है। कितनी, 29 होगी। और कॉपर जो है, ठीक है, यह क्या होगा, तो ये किस वर्ग का तत्व है, तो यह है, आपको याद रखना है, फर्स्ट बी वर्ग का तत्व है। या अगर हम बात करें मॉडर्न की तो 11वें वर्ग का तत्व है, 11वें वर्ग का तत्व है। और ये भी मैं आपको बार बार बताता हूं कि यह जो है कॉपर जो है ये क्या है, तो बच्चे कॉपर जो है, ठीक है, यह मुद्रा धातु है। फर्स्ट बी वर्ग को मुद्रा धातु वर्ग भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछेगा ही बेटा, ठीक है। मुद्रा धातु वर्ग कौन है, फर्स्ट बी वर्ग। और इसमें कौन कौन आता है, तो Ag, Cu और Au आता है। फिर देख लीजिए, यहां हम क्या कर रहे हैं कि क्यूपरस अगर होगा, कॉपर की 2 संयोजकता, ठीक है, क्यूपरस अगर होता है तो इसको क्या, वो संयोजकता हो गई कितनी, तो +1 हो गया। और क्यूपरिक होगा तो क्या होगा, +2 होगा। क्यूपरिक होगा तो +2 होगा। इक हमेशा बड़ा होता है, अस हमेशा छोटा होता है। तो बच्चे क्यूपरस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता कितनी होगी, तो 1 होगी। क्या होगी, 1 होगी। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा इस तरह का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एटॉमिक नंबर 16 का एक तत्व आवर्त सारणी के डैश आवर्त में उपस्थित है। हम नहीं बताएंगे इसको, क्यों, क्योंकि एकदम आसान है, कई बार मैंने आपको बताया। देखिए जैसे ही बोलेगा आवर्त, जैसे ही आवर्त बोलेगा बेटा क्या करना है, ठीक है, कक्षा संख्या, जितना कक्षा संख्या होगा वही आवर्त होगा। एकदम इजी गोइंग में निकाल दीजिए, ठीक है। अब देखिए एटॉमिक नंबर 16 है, 16 सल्फर का होता है, 16 सल्फर का होता है। अब देखिए क्या होगा बेटा, 2, 8 और क्या हुआ, 6। अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अंतिम कक्षा में मैक्सिमम क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चूंकि यहाँ 6 ही बच रहा है, तो बताइए कक्षा कितने हैं, तो कक्षा 3 है, ठीक है, 1, 2 और 3 कक्षा। तो आवर्त कितना होगा, तो आवर्त होगा 3। आवर्त हो गया कितना, 3 हो गया। और वर्ग निकालने के लिए बेटा बोलेगा तब क्या करेंगे, वर्ग निकालने के लिए बोलेगा, चूंकि पी ब्लॉक एलिमेंट है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। तो मैंने कई बार बताया कि जैसे ही पी ब्लॉक एलिमेंट हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन और 10 जोड़ देना पड़ेगा। 10 6 क्या हो गया, 16वां वर्ग हो गया। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, देखिए हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाल लेते हैं। तो 1s2 1s2 2s2 2p, ठीक है, 6 और 3s2 और 3p क्या हो गया, 4 हो गया। तो ये देखिए p ब्लॉक एलिमेंट है, ये क्लियर होना चाहिए कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है। तो जैसे ही p ब्लॉक एलिमेंट आएगा तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन देखिए कितना है, तो s2 और 4 कितना हो गया, 6 हो गया।
और क्या जोड़ दीजिए, 10 जोड़ दीजिए बच्चे, तो 16वां वर्ग हो गया। तो एकदम ध्यान में रखिएगा मेरी बात को, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। तो आवर्त कितना, तीसरा, वर्ग कितना, 16वां। तो निकालने के लिए एकदम आना चाहिए आपको, क्योंकि बहुत बार मैंने आपको बताया है इस क्लास में कि वर्ग कैसे निकालते हैं, आवर्त कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट देखिए, गति का दूसरा समीकरण डैश और डैश के बीच में संबंध बताता है, डैश और समय के बीच संबंध बताता है। तो गति के कितने समीकरण, 3। पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी। तो बेटा यहां देखिए ये क्या हुआ, वेग हो गया, और अंतिम देखिए समय। तो ये किसका समय संबंध बताएगा, तो वेग और समय बताएगा। दूसरा देखिए इक्वेशन s बराबर यू टी प्लस क्या, हाफ ए टी स्क्वायर। आपको लास्ट वाला लेना है और शुरू वाला लेना है। ये देखिए ये क्या है, तो विस्थापन है, और ये क्या है, समय है। तो ये क्या बताएगा, तो विस्थापन समय संबंध बताएगा, समय संबंध बताएगा। तीसरा आते हैं तो क्या होगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये देखिए ये क्या होगा, वेग और विस्थापन संबंध बताएगा, वेग और विस्थापन संबंध बताएगा। तो एकदम ध्यान में रखना है, पहला वाला अक्षर पकड़िए और अंतिम वाला। तो वेग समय, यहाँ देखिए गति का दूसरा बोल रहा है, तो विस्थापन समय, तो किसके भी संबंध बताएगा, स्थिति या विस्थापन समय संबंध बताएगा। तो एकदम इजी गोइंग में है क्वेश्चन, आपको याद रखना चाहिए। गति के कितने समीकरण, मुख्य रूप से 3 समीकरण है। किसने दिया था, तो गैलीलियो ने दिया था। तो ये सब बातें याद रखिए, और ठीक है हम लोग फिर 32 नंबर सेट में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।